Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS and today we are going to discuss some very important the Hindu newspaper articles. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा. दैट इज रिलेटेड टू मोदी मीट्स पुतिन ऑफर्स हेल्प टू एंड कॉन्फ्लिक्ट. तो प्रीवियस वीडियोस में भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं अबाउट द ब्रिक्स समिट. ठीक है, ब्रिक्स समिट हैज टेकन प्लेस इन रशिया दिस ईयर. इट वॉज 16th समिट ब्रिक्स की अभी रशिया में कंक्लूड हुई है. उसमें बहुत सारी बायलेटरल मीटिंग्स भी हुई हैं साइडलाइंस पर, लेकिन जो मेजर समिट हुई है उसमें क्या क्या स्टेटमेंट निकल के आई है इंडिया की तरफ से, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. ब्रिक्स एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हम प्रीवियस वीडियोज में इसको कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखिए, देन यहाँ पर हम ये आर्टिकल डिस्कस कर सकते हैं, तभी आपको ये समझ में आएगा. ठीक है, क्योंकि हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि ब्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो शुरू से ही ब्रिक था या ब्रिक्स था. ठीक है, किसने इसको नाम दिया है? जिम ओनील ने इसको नाम दिया है. 2010 में क्या चेंजेस आए, राइट? 2014 में, 2015 में ऊफा डिक्लेरेशन क्या है, बीजिंग डिक्लेरेशन क्या है, दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. एंड साथ ही साथ 5 ऐसी कंट्रीज हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 5 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने फ्रेशली अभी ज्वाइन किया है. 2024 में दे हैव ज्वाइंड फॉर्मली ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो अभी तक हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है BRICS, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. दीज आर दी कंट्री, दीज आर दी मेंबर कंट्रीज ऑफ द ओरिजिनल ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो इसमें मोदी जी की तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं. इंडिया की तरफ से हम ये कह सकते हैं दैट वेरियस लीडर्स हैव मेट इन दिस समिट, डिफरेंट नेशंस के. तो यहाँ पर समिट में हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है दैट इज दी कि जितना भी पॉसिबल हो सकेगा इंडिया की तरफ से वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड असिस्टेंस इन ऑर्डर टू एंड दी कॉन्फ्लिक्ट. जो अभी रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वेस्ट एशिया एंड इंक्लूडिंग लेबनान, यहाँ पर जो भी डिस्टर्बेंसेज हैं, अपहीवल है, कोई भी आपका यहाँ पे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, उसको एंड करने के लिए इंडिया की तरफ से जितना भी हेल्प हो सकता है, इंडिया की तरफ से जितनी भी असिस्टेंस दी जा सकती है, इंडिया इज कमिटेड टुवर्ड्स इट. बिकॉज इंडिया हैज अ हिस्ट्री in which India has never liked a war like situation. इंडिया ने कभी भी वॉर को सपोर्ट नहीं किया है. इंडिया हैज़ ऑलवेज वोटेड फॉर दी पीस एंड स्टेबिलिटी. तो दोबारा से यहाँ पर अपनी जो स्टेटमेंट है उसको री इंस्टेट किया है इंडिया ने दैट वी फेवर पीस एंड स्टेबिलिटी. तो उसको पीस और स्टेबिलिटी को इन रीजन्स में री एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी असिस्टेंस चाहिए होगी, इंडिया विल बी सपोर्टिंग दैट. साथ में यहाँ पर कुछ बायलेटरल मीटिंग्स भी हुई हैं. ईरान के प्रेसिडेंट के साथ भी बायलेटरल मीटिंग हुई है. उसमें ईरान के प्रेसिडेंट के साथ वी हैव टॉक्ड ऑन दी टॉपिक of Chabahar Port, North-South Transport Corridor, and also we have talked on the Afghanistan issue. So that is why these bilateral meetings are important. कि sideline जब भी ये major summits होती हैं, इनकी sideline में ऐसी bilateral meetings भी carry out करी जा सकती हैं. लेकिन साथ में हमें ये पता होना चाहिए जो ब्रिक्स का मेन गोल था, एस्टेब्लिशमेंट के टाइम पे जो मेन गोल था, एक तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो था ही था, जो भी आपका फूड सिक्योरिटी है, एनर्जी सिक्योरिटी है, उसमें एनहेंसमेंट लाना, साथ ही साथ जो टेररिज्म है उसको कॉम्बैट करना भी एक मेजर गोल रहा है. लेकिन ओवरऑल ऑब्जेक्टिव देखें तो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को डिमिनिश करना भी जो ब्रिक्स है उसका एक एम रहा है. बिकॉज जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस था उस समय पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उनको डिमिनिश करने के लिए, उस इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए, डोमिनेशन को कम करने के लिए such kind of organization was established. तो यहाँ पर हमारे लिए इस आर्टिकल में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आती है कि जो फ्रेश मेंबर्स हैं 2023 में जोहान्सबर्ग समिट जो हुई थी, 15th समिट में 5 ऐसे नेशंस हैं जिनको हमने इसमें फॉर्मली ज्वाइन करवाया था. वो 5 नेशंस कौन से हैं? सबसे पहले आपके लिए वही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्वेश्चन आ सकता है इसमें. आप देखिए यहाँ पर कि जो फाइनली वैसे तो उनको हमने ब्रिक्स समिट में फॉर्मली ज्वाइन नहीं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया था, मेंबर्स की तरह से उनको एक्सेप्ट कर लिया था ब्रिक्स में, लेकिन फॉर्मल जो ज्वाइनिंग आई है दैट इज इन दी 1 जनवरी 2024. तो आपसे अगर कोई पूछे फॉर्मली कब ज्वाइन किया है, 2024 में ही ज्वाइन किया है. लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन सी समिट में डिसीजन लिया गया है. समिट में डिसीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. फॉर्मली एग्रीमेंट साइन कब हुआ है ये थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि ब्रिक्स में जो ऑलरेडी 5 मेंबर जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें अब वो 10 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, तो वो 10 जो 5 एक्स्ट्रा मेंबर्स है वो कौन सी मीटिंग में ऐड हुए थे? तो यू मस्ट नो दैट 15th मीटिंग विच टुक प्लेस इन जोहान्सबर्ग इन साउथ अफ्रीका, वहां पर ये ऐड हुए थे. अब वो नेशंस कौन से हैं? सबसे पहले आप देखिए, इसके लिए याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, दैट इज ICU. ठीक है, तो ICU
क्लियर है? पहले तो हमें ये याद करना है कि जो नए 5 नेशंस हैं वो कौन कौन से हैं। अगर आपको डायरेक्टली याद होता है तो इससे अच्छी तो कोई बात होती नहीं है, बट बाय चांस इफ यू फील सम कंफ्यूजन, इफ यू फील दैट यू फॉरगेट, तो उसमें आप इन चीज़ों को, ट्रिक्स को हेल्प में ले सकते हो। तो उसमें हम बात करें ICU की, तो I फॉर ईरान, S फॉर सऊदी अरेबिया, E फॉर इजिप्ट, E फॉर इथोपिया एंड U फॉर UAE। अगर हम यहाँ पे दोबारा से आर्टिकल में देखें तो ईरान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथोपिया एंड UAE दे हैव ज्वाइंड रिसेंटली इन दी ब्रिक्स। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इस आर्टिकल में। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, yes, this article is important for you. IMF retains India's growth projection at 7% for fiscal year और financial year 2025। ठीक है, तो यहाँ पर IMF दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है, और इस तरीके की रिपोर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, अगर आप डेली न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें ये रिपोर्ट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। अभी रिसेंटली हमने MSP का जिक्र किया, रिसेंटली हमने ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जिक्र किया, रिसेंटली अभी हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी बात करी है। तो ऐसी ही एक और रिपोर्ट निकल के आई है, लेकिन जब एग्जाम के पास आते ही आप सारी रिपोर्ट्स को साथ लेके बैठ जाओगे तब होगी कंफ्यूजन। लेकिन अगर आप साथ साथ, क्योंकि अभी तो यहाँ पर ये फ्रंट पेज पे आई है, उसके बाद ये एडिटोरियल में डिस्कस करी जाएगी, तो बार बार 2-3 दिन तक ये रिवाइज होती रहेगी। उस वजह से क्या है, ये आपके माइंड में सेटल हो जाता है दैट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो दिया है, रिपोर्ट दी है, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिलीज करी है। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है, रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक या फिर एनुअली रिलीज्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे आपको बहुत सारे नाम दे दिए जाएंगे, उनमें से एक नाम होगा IMF, सो दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब ये आर्टिकल में क्या डिस्कस किया है ये हम देख लेते हैं। आर्टिकल में बोला गया है इंडिया के, तो कंट्री स्पेसिफिक जो ग्रोथ बात करें, हम इंडिया के स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ बताई गई है 7%। तो जो अभी हमारा 2024-2025 का जो साल चल रहा है, इसमें बोला है कि जो ग्रोथ रेट है दैट विल बी लिमिटेड टू 7%, और जो अगला साल आने वाला है, अगला फिस्कल ईयर आने वाला है 2025 से 26, 2025 से 2026 का, उसमें जो ग्रोथ रेट रहेगा दैट विल बी 6.5%। हल्का सा डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा। अर्लियर जो हम 2000 अगर हम 22 की बात करें, 2023 की बात करें, वहां पर 8.2, 2023 में 8.2% तक की ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। लेकिन इतना सडन फॉल अगर हम बात करें तो ये किस वजह से हुआ है, तो IMF ने इसका रीजन दिया है दैट नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिमांड हुआ है। What it has said, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिमांड, नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिमांड हुई है पोस्ट कोविड। जो एकदम से सर्ज देखने को मिला था डिमांड में, नाउ दैट हैज नॉर्मलाइज्ड, वो अब नॉर्मलाइज। हम ये नहीं कह रहे हैं कि डिमांड फॉल कर गई है, बहुत ज्यादा स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला है, नो, दैट डिमांड हैज नॉर्मलाइज। जितना होना चाहिए था उतना डिमांड आ गया है। तो जो एकदम से स्टीप राइज देखने को मिला था, रिवाइवल देखने को मिला था, बिकॉज बहुत सारा जो फिजिकल एक्सपेंशन किया गया था सरकार के द्वारा भी, तो उसकी वजह से क्या है, डिमांड को पुल करने के लिए, डिमांड को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर ये फिजिकल जो अप्रोचेस लगाए थे। अब वो जो डिमांड राइज किया था उसकी वजह से, बिकॉज गवर्नमेंट ने बहुत सारी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अपनाई थी, उसकी वजह से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। डिमांड बढ़ी थी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, राइट। तो इसी वजह से अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आप अभी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं न्यूट्रलिटी स्टैंड जो ले रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, डिमांड नॉर्मलाइज होती दिख रही है, उस वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो थोड़ा सा नीचे जा रही है। साथ साथ अगर यहाँ पे हम वर्ल्ड लेवल की बात करें, ग्लोबल आउटपुट की बात करें, तो इट विल बी 3.24% इन दी दिस ईयर ऑल्सो एंड इन दी अपकमिंग ईयर ऑल्सो। 3.2% के आसपास ये आपकी ग्रोथ रहेगी। देन नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा यूएसए के बारे में बात करी गई है। हमारे लिए एज सच एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हल्का सा हम कंपैरिजन कर ले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2.8% और 2.2% के आसपास इनकी ग्रोथ रेट रहती है। दैट्स वाई इट इज सेड दैट एशियन कंट्रीज जस्ट लाइक, अगर हम चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, अगर हम बात करें इंडिया की, तो उनकी जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू यूएसए, राइट। तो यहाँ पर जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है उसको भी स्लो डाउन करते हुए हमें देखने को मिलेगा। जो 2022 में 9.4% इन्फ्लेशन जा चुकी थी, अब वो नॉर्मलाइज हो गई है। नाउ इट इज एक्सपेक्टेड कि 3.5% ही यहाँ पर क्या रहेगी, इन्फ्लेशन रहेगी। तो ये आपके लिए डाटा है, ये हर साल रिन्यू होता है, लेकिन अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं 2025 के लिए एग्जाम के लिए, तो ये डाटा आपके लिए बशर्ते बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो IMF है उसने बोला है कि एक जो ग्लोबल रिसेशन आने वाला था उसको सरकारों ने, उसको कंट्रीज ने बहुत अच्छे से अवॉइड कर पाए हैं उसको, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशनरी जो पॉलिसीज आपने डिसइन्फ्लेशनरी प्रोसेसेस अपनाए हैं, उनकी वजह से जो रिसेशन आ सकता था उसको हमने क्या किया है, बॉयकॉट, उसको हम अवॉइड कर पाए हैं। तो यहाँ पर IMF ने ये भी बोला है दैट स्टिल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हमें बहुत सारे रिस्क देखने को मिलते हैं।
हैं। जस्ट लाइक सबसे पहला रिस्क यहाँ पर बात कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर और वेस्ट एशिया और लेबनान में जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर हो सकती है। साथ साथ यहाँ पर बोल रहे हैं कुछ कंट्रीज ने जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट की हुई हैं, एक्सपेंशन नहीं किया हुआ, टाइट मॉनेटरी पॉलिसीज करी हुई हैं। साथ साथ कुछ कंट्रीज में यहाँ पे सॉवरेन डेट स्ट्रेस जो लोन है कंट्रीज के ऊपर वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ हमें यहाँ पे दिख रहा है। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है दैट इज ट्रिपल पॉलिसी पाइवोट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है रिसेंटली ट्रिपल पॉलिसी पाइवोट हैव वाज सीन इन न्यूज़, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे क्या है, तो ये IMF की रिकमेंडेशन है सो दैट ये जो रिस्क हमें देखने को मिल रहे हैं इनके साथ डील किया जा सके। वो ट्रिपल पॉलिसी क्या है? सबसे पहली पॉलिसी तो यहाँ पर ये बोली गई है कि सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या करना है, न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस रखना है। RBI ने तो अभी बहुत दिन तक न्यूज में रहा था, पूरे अक्टूबर में यही न्यूज में छाया हुआ था कि RBI ने अपना जो न्यूट्रलिटी स्टैंस है वो मेंटेन रखा है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन रखा है, ना इंक्रीज किया ना डिक्रीज किया। तो यहाँ पर ये उन्होंने सजेस्ट किया है। तो वी आर इन सेम लाइन, वी आर अलाइंड विद द IMF गोल्स, राइट। तो यहाँ पर दूसरा क्या बोल रहे हैं कि जो फिस्कल बफर्स हैं, जो कोविड के टाइम पे फिस्कल एक्सपेंशन करके जो फिस्कल बफर्स जितना बना के रखा था वो सब खत्म हो गया है। अब कंट्रीज का टाइम आ गया है दोबारा से वो बफर बनाना शुरू कर दो इन केस सम इमरजेंसी अकर्स, तो वो फिस्कल बफर आपका दोबारा से काम आ सके। अगर फिस्कल बफर पहले नहीं होता तो कोविड के टाइम पे आप कैसे उसको सर्वाइव कर पाते? कोविड को सर्वाइव ही नहीं कर पाती मेजर इकोनॉमीज, राइट। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि दोबारा से उसको आप बिल्ड करना शुरू कर दो। एंड लेटर ऑन यहाँ पर बात करी गई है कि जो भी आपके स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उनकी तरफ आप ध्यान देने की जरूरत है। जस्ट लाइक प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लानी है, जो चेंजिंग डेमोग्राफिक पैटर्न है, यूथ है, एज्ड है, उनको कैसे हमें एड्रेस करना है, और साथ साथ जो क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमी है उसको कैसे डेवलप करना है। ये सारे आपके आते हैं ट्रिपल पॉलिसी पाइवोट। तो ट्रिपल पॉलिसी पाइवोट आपको याद रखना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से रिलेटेड है और IMF ने क्या किया है, ये आपकी जो रिपोर्ट है ये रिलीज करी है। ठीक है जी, आइए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा इंडिया पाकिस्तान ने रिन्यू किया है। हियर ऑन दिस आर्टिकल यू कैन सी इंडिया पाकिस्तान हैज रिन्यूड देयर एग्रीमेंट ऑन द करतारपुर कॉरिडोर। 2019 में करतारपुर, इंडिया पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर खोला गया था फॉर द पिलग्रिम्स, सिख पिलग्रिम्स के लिए खोला गया था। मेजरली इसमें क्या बात करी गई है, 2019 को ये खोला गया था और ये 5 साल तक इसको ओपन रखना था, इस कॉरिडोर को, ठीक है, 5 साल तक रखना था। अब 5 साल तो खत्म हो गए हैं तो अब इसको रिन्यू किया गया है और ये बोला गया है दैट इट विल कंटिन्यू टिल 2029 तक ये चलता ही रहेगा ऐसे ही। तो हमारे लिए यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो यहाँ पर आपको 2 गुरुद्वारास देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट दरबार साहिब करतारपुर, गुरुद्वारा दरबार साहिब, दिस इज ऑन दी नोरोवाल साइड ऑफ द पाकिस्तान में करतार, जिसको हम करतारपुर गुरुद्वारा भी बोल देते हैं, ये आपका वेस्ट बैंक या हम बोल सकते हैं राइट बैंक ऑफ रावी पे लोकेटेड है। राइट बैंक ऑफ रावी रिवर पे ये लोकेटेड है, रावी रिवर, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये यहाँ पर कौन सी किसकी इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, बाबा गुरु नानक देव जी के लिए हम यहाँ पे गुरु नानक देव जी की जो 550th एनिवर्सरी थी, 550th जो बर्थ एनिवर्सरी थी उसकी याद में ये कॉरिडोर खोला गया था, उसी याद में ये कॉरिडोर बनाया गया था, 550th एनिवर्सरी। तो उनका जो टाइम लाइन अगर हम बात करें, टाइम लाइन में यहाँ पर हम देख सकते हैं 1469 से 1539 की उनकी लाइफ थी, लाइफ स्पैन था। तो इस टाइम पे बहुत सारे मेजर उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, उनको एक मेजर भक्ति सेंट की तौर पे याद किया जाता है एंड ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ सिखिज्म, ठीक है। उनकी जो भी हाइम्स हैं और उनके सक्सेसर्स और दूसरे जो भी जैसे गुरु रामदास जी हैं, बहुत सारे गुरुओं की जो वाणियां हैं, जो भी उन्होंने हाइम्स बोली थी वो आदि ग्रंथ साहिब में कंपाइल करी गई हैं और जो ये हाइम्स हैं इनको हम गुरबानी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्होंने इजाद किया था निर्गुण भक्ति को। अगर आपसे कोई पूछे निर्गुण भक्ति वो स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्स, भक्ति सेंट्स, तो निर्गुण भक्ति वो स्टार्टेड बाय गुरु नानक देव, ठीक है। तो ये आपके लिए करतारपुर साहिब कॉरिडोर अब ये रिन्यू हो रहा है, तो इट माइट बी इंपॉर्टेंट दोबारा से, क्योंकि अभी रिन्यूअल हुआ है तो दोबारा से आपके लिए पूरा का पूरा आर्टिकल या पूरा जो गुरुद्वारा जो करतारपुर साहिब कॉरिडोर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे आर्टिकल में मेजरली क्या बात करी गई है कि जो अभी SCO समिट हुई है जिसके लिए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर गए हैं पाकिस्तान में, तो एक थोड़ा सा रिलेशंस बेटर होते हुए दिख रहे हैं, तो उसी
के एवज में, उसी के पर्सपेक्टिव में हमने ये देखने को मिला है दैट ये जो कॉरिडोर है इसको फिर से रिन्यू किया गया है। हालांकि इंडिया की तरफ से डिमांड थी कि जो आप ये $20 की फीस लगाते हो, दैट इज समथिंग अप्रॉक्सीमेटली 1680, दैट इज 1680 रुपीज़ की जो आप फीस लगा रहे हो वो आप कम कर दो यहाँ पे, है ना, क्योंकि आप हटा दो, कम नहीं कर दो, उसको हटा दो। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से आया है दैट हमने बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट किया है, वी हैव इन्वेस्टेड समवेयर अराउंड $17 बिलियन इसमें हमने इन्वेस्ट किए हैं, तो उसको हमें उस फीस को तो हम लेके ही रहेंगे, उस फीस को हम माफ़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फीस से रिलेटेड थोड़ा सा यहाँ पर इशू एक देखने को मिलता है, otherwise everything is fine। otherwise this Gurudwara corridor, this Kartarpur corridor has been renewed till 2029। ये आपको याद रखना है, और रिन्यूअल है तो इसके इर्द गिर्द जितना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट, जैसे भक्ति मूवमेंट, नाउ इट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू, गुरु नानक देव जी विल बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हिस्ट्री पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये आपके लिए पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत खुशी की बात है, इंडियाज 4th न्यूक्लियर सबमरीन हैज बीन लॉन्च्ड विद एडवांस्ड आर्म। अब 4th न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अब लॉन्च हो चुकी है। इस आर्टिकल में डिस्कस करते हैं क्या, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है SSBN, नाउ S4 हैज बीन लॉन्च्ड, इट हैज ऑल्सो बीन लॉन्च्ड S4-, तो ये आपकी क्या है, 4th, ठीक है। इससे पहले 3 लॉन्च हो चुकी हैं, जो नेमली क्या है, अरिहंत है, अरिघात है, और एक और जो आपको नाम देखने को मिलेगा यहाँ पे अर्धमान है, जिसको मे बी नेक्स्ट ईयर कमीशन कर दिया जाएगा। अभी वो ट्रायल्स में अंडरगो इट इज अंडरगोइंग सम ट्रायल्स, सो दैट्स वाई नाउ अब हमारे पास ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। न्यूक्लियर पावर्ड हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज करते हैं, सबमरीन्स हैं, ये आपको ये ध्यान रखना है। जो अरिहंत, अरिघात, अरिधमान, जो भी हमने ये नाम देखे हैं, दीज ऑल आर सबमरीन्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। कन्वेंशनल इनके जो जनरेटर्स हैं, कन्वेंशनल इंजन्स यूज नहीं हो रहे, न्यूक्लियर पावर्ड इंजन्स हैं। साथ में जो ये मिसाइल्स यूज कर रहे हैं, दिस आर्टिकल, दिस पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे उसमें ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो INS अरिहंत जो प्रेजेंटली कमीशन है, उसमें K-15 SLBM, दैट इज आपकी जो मिसाइल्स हैं, K-15 मिसाइल यूज हो रही है, जिनकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर की रेंज है। और जो S4 जो अभी हम यहाँ पर लॉन्च कर रहे हैं, इसमें आप लगभग 3500 किलोमीटर्स, इससे क्या है 3400 किलोमीटर्स की एक मिसाइल फायर कर सकते हो फ्रॉम दी सी लॉन्च। जहां पर आपको देखने को मिलेगा SLBM, दैट इज सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल आपको पता है ट्रेजेक्टरी फॉलो करती है, ट्रेजेक्टरी से ये जाती है। तो यहाँ पर जो आप सी की तरफ से भी आप किसी भी कोस्ट पे आप फायर कर सकते हो, किसी लैंड पे फायर कर सकते हो, बीइंग इन दी सी इटसेल्फ, समुद्र से आप लॉन्च कर सकते हो मिसाइल्स ऑन दी लैंड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सी डेटरेंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, K4 मिसाइल्स। K4 मिसाइल्स न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी लेके जाने में सक्षम है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत मेजर स्टेप अहेड है इंडियन नेवी के लिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो सारी की सारी जितनी भी आपकी सबमरीन्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेमली दोबारा से देख लीजिए, अरिहंत है, अरिघात है एंड अरिधमान है। एंड नाउ अभी तो इसको कोड नेम दिया गया है S4-। अर्लियर जो अरिधमान है उसको S4 बोला गया है। तो अब यहाँ पर जो जैसे अरिहंत है इसको S3 बोला जाता था, लेटर ऑन जब इसको कमीशन करने का टाइम आएगा देन इसमें हम इसका नाम बदलते हुए भी देखेंगे। तो ये सारी आपके लिए सबमरीन्स इसमें इंपॉर्टेंट हो गई हैं, ठीक है जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। ओके जी, जस्ट अ सेकेंड। These are all the political news not important for us। हाँ जी, एयर क्वालिटी इन दिल्ली हैज़ रिमेन्ड वेरी पुअर, गवर्नमेंट इनिशिएट्स एक्शन। तो यहाँ पर जो ग्रैप एक्शन है, ठीक है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, दैट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM। हम प्रीवियस वीडियोस में, बिकॉज अभी क्या है ये पूरा विंटर ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और कई बार इस पर क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं। तो ग्रैप क्या है, ये आपका ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है कि जैसे जैसे एयर क्वालिटी डिक्रीज करती जाएगी वैसे वैसे सरकार इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेती जाएगी। तो अभी ये जो एयर क्वालिटी दैट इज फॉलन इनटू वेरी पुअर कैटेगरी, वो हम बोलते हैं वेरी पुअर क्वालिटी। ग्रैप के अकॉर्डिंग 300 से 400 की जो सीवियर कैटेगरी है उसमें चली जाती है। तो सॉरी, वेरी पुअर कैटेगरी है उसमें चली गई है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अब वाटर स्प्रिंकलर्स आप देखने को मिल रहा होगा आपको। तो वाटर स्प्रिंकलर्स यहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे वाटर को, सो दैट जो पॉल्यूटेंट्स है वो सेटल डाउन कर पाए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका रेंज है 300 200, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, दिस इज बेस्ड ऑन दी
द एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारी वीडियोस में। इसमें 8 पॉल्यूटेंट्स, मेजर 8 पॉल्यूटेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये अब आपका काम है, कमेंट डाउन कीजिए कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो AQI में इंक्लूडेड हैं। राइट, आई वॉन्ट ऑल दी 8 नेम्स इन द कॉमेंट सेक्शन। आपने बताना है कि कौन कौन से ऐसे जो पॉल्यूटेंट्स हैं विच आर इंक्लूडेड इन टू दी AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Yes, important article, that is why are big tech companies such as Google scouting for nuclear power। इसमें अब मेजर बात क्या है, इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे SMRs, दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है जी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। तो अभी अभी रिसेंटली इसी साल अक्टूबर 14 के आसपास गूगल ने एग्रीमेंट साइन किया है टू बाय दी जो न्यूक्लियर एनर्जी है फ्रॉम मल्टीपल SMRs। तो वो क्या करेंगे, एग्रीमेंट फाइन किया है तो न्यूक्लियर एनर्जी को ये लेके आएंगे किससे, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि कुछ जो क्वेश्चन, जो कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉरी तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिसमें ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बिग टेक कंपनी या कॉर्पोरेट जाइंट जिसने ये इस तरीके का एग्रीमेंट साइन किया है, तो गूगल ने साइन किया है हमारे लिए। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, SMRs, दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। मेजरली यहाँ पे बात क्या है, मुद्दा क्या है, तो गूगल ने ये बोला है कि भैया जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, एवरी ईयर हमारे से 13% राइज देखने को मिल रहा है ग्रीन हाउस एमिशन में, ग्रीन हाउस गैस एमिशन में, क्योंकि वी आर जनरेटिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम काम कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक हमारे सिस्टम्स चलते हैं, मशीन लर्निंग में हम इन्वेस्ट करते हैं। उन सबको चलाने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिक पावर चाहिए। तो इलेक्ट्रिक पावर वो आ कहां से रही है, मेजरली फ्रॉम द कोल थर्मल पावर प्लांट्स। तो वहां से हम उसको जो एनर्जी जो हम ले रहे हैं वो डे बाय डे इंक्रीज ही होती जा रही है, ईयर और ईयर बेसिस वो इंक्रीज होती जा रही है। लगभग 13% हर साल हमारी डिमांड बढ़ रही है। इसकी वजह से क्या है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं हमारी वजह से भी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहे हैं। तो वी वांट अ कार्बन न्यूट्रल फ्यूल, वी वांट अ वेरी लो कार्बन इंटेंसिटी फ्यूल, दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। ये तो बिल्कुल कार्बन न्यूट्रल है, कार्बन फ्री है, इसमें कोई भी यहाँ पर आपका ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमें नहीं देखने को मिलते। प्लस यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि मे बी मैम हम रिन्यूएबल एनर्जी को यूज कर सकते थे। येस, डेफिनेटली वी कैन यूज रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मुद्दा ही यही उठाया है दैट वी वांट राउंड द क्लॉक एनर्जी सर्विस, दैट इज नॉट पॉसिबल बाय द सोलर एनर्जी। राउंड द क्लॉक विंड एनर्जी भी राउंड द क्लॉक नहीं है, विंड अगर नहीं चल रही है तो आप सर वहां पे कैसे आप वो एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसीलिए दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, तो मेजरली यहाँ पर यही बात करी गई है। AI मॉडल्स को ट्रेन करने हुए तो यहाँ पर क्या है, ऑलवेज ऑनलाइन रहना पड़ता है, डाटा सेंटर्स बढ़ रहे हैं। तो 2024 की जो एनवायरमेंटल रिपोर्ट है, गूगल ने ये एडमिट किया है दैट हमारी जो एनर्जी है वो 13% से इंक्रीज करी है, जिसकी वजह से क्या होता है, नाउ जो हम ग्रीन हाउस एमिशन है वो हमारा बढ़ रहा है। ठीक है जी, यहाँ पर यही बात करी गई है दैट 13% ईयर ओवर ईयर वी आर इंक्रीजिंग इट। तो नाउ दे वांट कि जो हम AI ट्रांजिशन कर रहे हैं, AI में हम बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, तो गूगल को चाहिए कि ऐसी न्यूक्लियर एनर्जी जो कि क्लीन भी हो, राउंड द क्लॉक अवेलेबल हो और कार्बन फ्री भी हो। ठीक है, तो न्यूक्लियर एनर्जी की यहाँ पे बात निकल के आती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर ये सवाल बीच में यहाँ पर आपसे आपके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, इसमें डिफरेंट जो एग्रीमेंट्स है, कौन कौन सी ऐसी कंपनीज है जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज न्यूक्लियर एनर्जी ट्रूली क्लीन। जो ये क्लेम कर रहे हैं, गूगल क्लेम कर रहा है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है दैट इज बेटर, दैट इज क्लीनर देन दी जो आपकी रेगुलर आपकी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, थर्मल पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी आप ले रहे हो उससे बेटर क्लीन है ये न्यूक्लियर एनर्जी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सच में ये न्यूक्लियर एनर्जी इतनी क्लीन है जितना आप क्लेम कर रहे हो। तो यहाँ पर ये बात करी गई है कि ह्यूमैनिटी ने ऐसे डिजास्टर्स देखे हैं, इतने बड़े एक्सीडेंट्स देखे हैं जो और किसी वजह से पॉसिबल भी नहीं हुए हैं आज तक। हाउ कैन यू फॉरगेट चर्नोबिल इंसिडेंट्स, हाउ कैन यू फॉरगेट द यूक्रेन्स चर्नोबिल एक्सप्लोजन दैट टुक प्लेस इन 1986, या फिर जापान का फुकुशिमा एक्सीडेंट 2011। बेशक फुकुशिमा किसकी वजह से हुआ था, सुनामी की वजह से हुआ था, नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ था, बट नेचुरल ह्यूमन एरर को तो एक आप हद तक आप कंट्रोल भी कर सकते हो, AI लगा सकते हो,
रोबोट्स लगा सकते हो, लेकिन नेचुरल डिजास्टर्स को तो आप नहीं कंट्रोल कर सकते हो। सुनामी को कैसे कंट्रोल करेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये सुनामी की वजह से ही एक ऐसा एक्सीडेंट हमें देखने को मिला था। तो यहाँ पर यही बात करी जा रही है कि इस तरीके के एक्सीडेंट्स को हम नहीं भूल सकते हैं। तो वाई आर वी मूविंग टुवर्ड्स सच डिजास्टर्स एनर्जी सोर्स, हम इतने डिजास्टर की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो यहाँ पर बस यही बात कर रहे हैं कि थोड़ी सी होप बाकी है SMR में, दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की कैपेसिटी कितनी होती है, 300 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी होती है पर यूनिट ये 300 मेगावाट एनर्जी जनरेट करते हैं। लगभग ये 40 से 50 साल तक फंक्शन करते हैं। एंड इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो लैंड चाहिए, जो ज़मीन चाहिए, वो बहुत कम रहेगी। इसमें कार्बन जो आपका ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स है, कार्बन फ्री एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। साथ में दे आर वेरी स्मॉल, दे आर वेरी मॉड्यूलर मतलब जहां पर भी आपको ये लगाना है वहीं जाके आप इसको असेंबल कर सकते हो, इनको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। एंड जैसे अगर इनका जो साइज है, इनका प्लांट साइज है, दैट इज वेरी स्मॉल, तो इनकी वजह से जो डिजास्टर काइंड ऑफ एक ह्यूमन एरर को हम जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी वी विल टेक सम सेफ्टी मेजर्स, लेकिन स्टिल एक चांस है कि कुछ ना कुछ डिजास्टर हो सकता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। तो उसको अगर हम कंसिडर करके चले तो ये बहुत कम लेवल पर डिजास्टर, बहुत कम लेवल पे जो डिस्ट्रक्शन है वो कोज करेंगे। इसका डिस्ट्रक्शन काफी हद तक कम लेवल पर रहेगा। तो जो आपके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं SMRs, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये क्या है, बहुत स्मॉल रिएक्टर्स हैं, वो उनकी फाइनल कैपेसिटी जो है 300 मेगावाट तक ही रहती है। और पर यूनिट ये आपका 300 मेगावाट यूनिट प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का। एंड 40 to 50 ईयर्स तक ये कंटिन्यू यहाँ पर फंक्शन कर सकते हैं। साथ में इसमें क्या है, जो प्रेजेंट टाइम पे आप बोलोगे कि मैम फिर हम लिथियम आयन बैटरी की तरफ भी तो जा सकते हैं, लेकिन लिथियम आयन बैटरी जो है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट आ जाएगा, क्रिटिकल मिनरल्स। लिथियम किस में आता है, क्रिटिकल मिनरल्स में आता है। लेकिन क्रिटिकल मिनरल्स इतने अबंडेंट नहीं है इंडिया के पास। तो आपको पता ही है कितना ही लिथियम है। अगर इतना लिथियम होता तो हम अब तक लिथियम का हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर चले जाते, शिफ्ट हो जाते, राइट। तो अभी हमारे पास लिथियम की शॉर्टेज है। ऑल्दो येस वी हैव फाउंड सम लिथियम इन दी नॉर्दर्न, इन दी लद्दाख रीजन, बट स्टिल उतना लिथियम पूरी नेशन को सफाइज करने के लिए जरूर इतना काफी नहीं है। सो दैट इज वाई कुछ हमें ऑल्टरनेट सोर्स भी रखना पड़ेगा। तो क्रिटिकल मिनरल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज लिथियम आयन बैटरीज जिसमें यूज होती हैं, उसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं दैट दिस इज सम काइंड ऑफ बेटर रिसोर्स फॉर द एनर्जी, ठीक है। तो मेजर जो यहाँ पे कंसर्न है दैट इज रिड्यूसिंग द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। तो इससे क्या होगा, एक तो हमें ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगा, एक राउंड द क्लॉक हमें एनर्जी मिलेगी, साथ साथ कार्बन न्यूट्रलिटी जो हमने क्लेम करी है, नेशंस ने मिलकर क्लेम करी है दैट बाय 2050, बाकी नेशंस ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने 2050 का टारगेट रखा है। और अगर हम इंडिया की बात करें 2070 का टारगेट रखा है नेट जीरो, है ना, कार्बन न्यूट्रलिटी अटेन करने में। तो इसमें ये जो आपके जो न्यूक्लियर पावर है वो बहुत हद तक आपको हेल्प कर सकती है वो गोल अचीव करने में, ठीक है जी। तो जितना भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया है वो आप यहाँ पे कमेंट डाउन कीजिएगा। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। कीप वॉचिंग, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।